मीरा की ननद नीता 1 महीने अपने मायके में रहने के बाद वापस ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। वह कमरे में पैकिंग कर रही थी और मीरा रसोई में उसके लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। उसने ननद की फरमाइश पर प्याज की पकौड़ी, आलू दम, आलू परवल की सूखी सब्जी और पुलाव तैयार कर लिया था। साथ में अचार और आम का मुरब्बा भी था। थोड़ी देर के बाद वह सारा खाना लेकर उसके रूम में आई तो नीता बोल पड़ी, ओ भाभी, मुझे ना आपकी गुलाबी रंग की साड़ी बहुत पसंद आई है। उस पर जो सफ़ेद फूल बने हैं उन्हें देखकर मन बड़ा खुश हो जाता है। वह साड़ी मुझे चाहिए। मीरा सोच रही थी कि इस बार ननद ने उसकी कोई चीज़ नहीं मांगी। हालांकि ननद की विदाई के लिए वह 2 साड़ियाँ पहले ही उसे दे चुकी थी, फिर भी नीता की नज़र उसकी गुलाबी रंग की साड़ी पर थी। वह साड़ी उसे मायके से मिली थी और उसने एक बार भी नहीं पहनी थी। उसे भी वह साड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन अब ननद ने मुंह खोलकर मांग लिया था तो वह सहज भाव से बोली, ठीक है दीदी, मैं वो साड़ी लेकर आती हूँ, आप ले लीजिए। इतना कहकर वह अपने रूम में गई और वह साड़ी, मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट का कपड़ा सब लाकर उसने अपनी ननद को दे दिया तो नीता मुस्कुरा उठी। अपनी भाभी के पास जब भी वह कोई अच्छी साड़ी या सूट देखती थी तो तुरंत ही मांग लेती थी। यहाँ तक कि एक बार तो उसने अपनी भाभी के कान में पड़े हुए आर्टिफिशियल झुमके भी निकलवा कर ले लिए थे। फिर भी मीरा इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसे लगता था कि चलो घर की बेटी है, कुछ फरमाइश कर भी दे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। हालांकि जब मीरा अपने मायके जाती थी तो अपनी भाभी का कोई भी सामान नहीं मांगती थी, क्योंकि उसे लगता था कि लोग अपनी पसंद से कुछ खरीद कर दे वह अलग बात है और मांग कर लेना अलग बात। लेकिन नीता को यह बात समझ में नहीं आती थी और वह हमेशा अपनी भाभी से कुछ न कुछ मांगती रहती थी। मीरा की सास कावेरी जी भी हमेशा बेटी की खुशी के बारे में ही सोचती थी और उसकी जायज़ नाजायज़ मांग को पूरी करने में लगी रहती थी। बहू को तो उन्होंने पहले दिन ही आदेश दे दिया था कि मेरी बेटी को तुम्हारी कोई भी वस्तु पसंद आएगी तो उसे तुम बिना नाक बहुत सिकोड़े दे देना। आगे चलकर तुमसे ही तो मेरी बेटी का मायका होगा। जब मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का मान रखोगी तभी तो मैं सुकून से अपनी आंखें बंद करके इस दुनिया से जा पाऊंगी। उन्होंने कहा, मीरा हर तरह से एक अच्छी बहू और भाभी होने का फर्ज निभाना चाहती थी, इसलिए वह भी अपनी चीज़ों से ज़्यादा मोह नहीं रखती थी और ना ही वह कोई ऐसा महंगा आइटम रखती थी जिसके चले जाने पर उसे अफसोस हो। धीरे धीरे नीता के मन में ये बात बैठ गई थी कि वह अपनी भाभी से कुछ भी मांगेगी तो भाभी मना नहीं करेंगी। ऐसे ही देखते देखते 5 साल बीत चुके थे। इस बीच मीरा एक बेटी की माँ बन चुकी थी और उधर उसकी ननद भी एक बेटे की माँ बन चुकी थी। समय के साथ उसके सास ससुर ज़्यादा ही बुजुर्ग हो गए थे, क्योंकि नीता के पति विक्रम का जन्म उन लोगों की शादी के 15 सालों के बाद हुआ था, तो बेटे की परवरिश करते करते काफ़ी समय गुजर गया था। इसलिए वे लोग कुछ ज़्यादा ही बुजुर्ग हो गए थे और अब अक्सर बीमार रहने लगे थे। नीता ऐसे समय में झुंझुलाने लगी थी तो उसके पति ने घर के कामों के लिए बाई लगा दी थी, लेकिन फिर भी नीता को लगता था कि सास ससुर बीमार पड़े रहते हैं तो वह फ्री होकर बाहर घूमने नहीं जा पाती है। छुट्टियों में वे लोग कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं। इससे अच्छा तो यह होता कि हमारी गृहस्थी अलग होती तो मैं आज़ाद होकर जीवन बिताती। नीता ने सोचा, अब विक्रम माता पिता का इकलौता बेटा है तो वह भला यह बात कैसे मान लेता। नीता बार बार पति के सामने घुमा फिरा कर यह बात कहती थी और विक्रम उसे समझा देता था कि हम लोग मम्मी पापा को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, और वैसे भी हम जाएंगे कहाँ। तब नीता ने अपनी समस्या अपनी माँ को बताई तो कावेरी जी सोचने लगी कि बहू के गांव में उसे पुश्तैनी जमीन मिली है,
उसके माता पिता तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो वह ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है। उन्होंने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तेरी भाभी की पुश्तैनी ज़मीन है ना, मैं उससे कहूँगी कि वह बेचकर तेरे लिए तेरे शहर में एक नया फ्लैट खरीद देगी। तो उसी शहर के फ्लैट में आराम से रहना और बीच बीच में सास ससुर की ज़रूरत पड़ने पर आकर उन्हें भी देख लेना। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे पति भी ऑफिस से रोज घर जाकर माता पिता से मिल लेंगे, लेकिन कम से कम तू तो अलग गृहस्थी में रहने का सुख उठा ही सकती है। और वैसे भी काम वाली है, खाना बनाने वाली है, वे लोग तुम्हारे सास ससुर की देखभाल अच्छे से कर लेंगे। तू अपनी लाइफ अभी नहीं जिएगी तो और कब जिएगी? आखिर तेरी उम्र भी तो बढ़ती ही जा रही है, इसलिए मैं बहू से बात करती हूँ। तू चिंता मत कर, वह अपनी ज़मीन बेचकर सारे रुपए तुम्हें दे देगी और तुम नया फ्लैट खरीद लेना। ये सुनकर नीता का मन खुशी के मारे झूम उठा और वह कहने लगी, माँ तुम कितनी अच्छी हो, मेरी हर समस्या का समाधान कर देती हो। इधर मीरा को तो अंदाजा भी नहीं था कि साड़ी सूट लेने वाली ननद की नज़र आज उसकी ज़मीन पर भी पड़ने वाली है। थोड़ी देर के बाद कावेरी जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू जरा यहाँ तो आ। मीरा उनके सामने आई तो वह कहने लगी, देखो बहू, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी भाभी हो, तो एक बार फिर से एक अच्छी भाभी होने का फर्ज निभाओ। मीरा कहने लगी, क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई काम है क्या? तो वह कहने लगी, हाँ बहू, अपनी मायके की ज़मीन बेचकर मेरी बेटी को फ्लैट खरीद कर दे दो। देखो वो ससुराल से अलग रहना चाहती है तो तुम्हें अपनी ननद के लिए इतना तो करना ही होगा। फिर बहू ने करारा जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, आपकी बेटी को नया फ्लैट देने से अच्छा है कि मैं खुद ही अपने लिए एक नया फ्लैट खरीद लूं। अगर आपकी बेटी ससुराल में सबके साथ मिलजुल कर नहीं रहना चाहती है, तो फिर मैं अपने ससुराल में आप लोगों के साथ क्यों रहूं? भला मैं अपनी ज़मीन बेचकर अपनी ज़िंदगी ही क्यों ना बना लूं? ये सुनते ही कावेरी जी गुस्से से बौखला उठी और कहने लगी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे क्या कमी है तुझे इस घर में जो तुझे ससुराल से अलग रहना है? तब मीरा सहज भाव से मुस्कुराते हुए बोली, तो मम्मी जी, आपकी बेटी को उनके ससुराल में क्या दिक्कत है? वो इकलौती बहू हैं, सास ससुर बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसे में उन्हें अपने सास ससुर के साथ मिलकर रहना चाहिए। भले ही वह थोड़े बीमार रहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से कि दीदी कहीं बाहर ज़्यादा घूम नहीं पाती, तो यह इतनी बड़ी गलती हो गई कि उसके लिए वह अपने बूढ़े सास ससुर को अकेले छोड़ दे। मीरा ने आगे कहा, और मैंने आपकी बातें सुनी थी, आप कह रही थी ना कि एक बार फ्लैट तेरे नाम पर खरीद दूंगी तो दामाद जी पर दबाव बना लेना कि उसमें हमें ही रहना है। कुछ तो शर्म कीजिए मम्मी जी, बुढ़ापा आपको भी आएगा कभी, आप बीमार नहीं पड़ेंगी क्या? तब क्या आप ये बात सहन करेंगी कि मैं आपको छोड़कर कहीं और रहने चली जाऊं? आपको अपनी बेटी को अपना फर्ज अच्छे से निभाने की सीख देनी चाहिए, लेकिन आप तो उसे जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना सिखा रही हैं और उसके लिए आप मुझसे मेरी ज़मीन बेचने के लिए कह रही हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। वह ज़मीन है कोई साड़ी या सूट नहीं जो दीदी ने एक बार इशारा किया और मैंने उन्हें सौंप दिया। कावेरी जी को मानो सांप सूंघ गया था, वह एकदम से खामोश हो गई। अब वह मीरा के सामने तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन बाद में वह बड़बड़ाने लगी, इससे तो अपनी ननद की खुशियाँ देखी ही नहीं जाती। जलती है मेरी बेटी से, इसीलिए उसे फ्लैट खरीद कर नहीं देना चाहती, लेकिन अब सामने से बहू को कुछ भी बोलने की उनमें हिम्मत बाकी नहीं रह गई थी। शाम को जब उनकी बेटी का फ़ोन आया तो वह पूछने लगी, माँ भाभी से बात हो गई, वह रुपए देने को तैयार तो है ना? तब कावेरी जी ने सारी बातें उसे बताते हुए कहा, तेरी भाभी तो नालायक निकली बेटा, अभी तू ससुराल में ही रह, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तेरी देखा देखी ये अपनी गृहस्थी अलग कर ले और तब मुझे ही बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया तो नीता झल्ला कर रह गई। आखिर माँ के सहारे ही तो वह अपनी गृहस्थी अलग करने के सपने देख रही थी,
लेकिन अब माँ ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए थे, तो मन मारकर उसे अब सास ससुर के साथ ही रहना था और यही सही भी था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।